So, very good evening, all the participants. Today, we will be studying from section 26 onwards, right? And as you all know, basically, it is a procedural law. So, this is nothing but procedures. So, before we start the session, let us read from this Regulation 40A, because Regulation 40A deals with the timelines. And what you can do is, you can convert it into Excel and you can add your notes here alone. यहीं पर शुरू कर सकते हैं आप notes. ठीक है. So the first thing, what is the first thing? Public announcement. Public announcement has to be made within how many days? 3 days. 3 days. ठीक है. And in public announcement, what are the document? What is the information which is to be attached? इसमें क्या क्या पब्लिक अनाउंसमेंट आपको करनी है? कहाँ कहाँ करनी है पब्लिक अनाउंसमेंट? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक हाँ रीजनल न्यूज़पेपर में सर। हाँ, वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो भी होगी, है ना, मान लीजिए वो स्टेट वाइज होती है वर्नाकुलर लैंग्वेज, उसमें ही करनी है। और कहाँ करनी है? कौन से पेपर में देनी है आपको? ये जैसे मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, तो दिल्ली में कौन से पेपर कैसे चूज करोगे आप? कौन से पेपर में देनी है आपको ऐड? व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द पेपर? 36 पेपर है, ठीक है, तो कैसे चूज करोगे? किसी भी पेपर में दे दोगे या कोई वाइड लॉन्ग? सर्कुलेशन जिसका है उसमें देनी। राइट, वाइड सर्कुलेशन है जिसका। और वाइड सर्कुलेशन जानने के लिए हाँ वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से हाँ, मंगा और सकते उसके थे अलावा पेपर। ये कि जो जिसका नेशन वाइड सर्कुलेशन हो, बेसिकली, ठीक है ना, बहुत सारे एडिशंस आते हैं ना उसमें, तो वो देखना है अपने को। तो ये हो गया पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट में कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है आपको? कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है? इज देयर एनी इंफॉर्मेशन विच नीड नॉट बी गिवन इन पब्लिक अनाउंसमेंट? आपको ये तो मालूम है कि क्या इंफॉर्मेशन देनी है, लेकिन क्या नहीं वैल्यूएशन देनी है? रिपोर्ट, ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं आप कि ये इंफॉर्मेशन नहीं देने की जरूरत है पब्लिक अनाउंसमेंट में? वैल्यूएशन रिपोर्ट्स नहीं देना है। वैल्यूएशन तो अभी हुआ ही नहीं। जो चीज है पब्लिक अनाउंसमेंट की स्टेज पर और वो नहीं देनी है, तो व्हाट इज दैट थिंग? भाई, कंपनी हैज कम इनटू CIRP, you know so many things about the company. Some information has to be given in public announcement, but there is some information which need not be given. So what is that? Can you give some examples? Can you एसेट give? डिटेल्स, एसेट डिटेल्स और नहीं देनी है। वेरी गुड, ठीक है, एंड आउटस्टैंडिंग ड्यूज नहीं देने हैं। वेरी गुड। हाँ, इस तरह से वो पूछ सकता है। वो क्या करेगा? 3 आइटम ऐसी दे देगा जो पब्लिक अनाउंसमेंट में देनी है, और एक आधा आइटम ऐसी दे देगा जो पब्लिक अनाउंसमेंट में नहीं देनी, ठीक है। तो वी हैव टू थिंक इट बोथ वेज कि व्हाट इज टू बी गिवन एंड व्हाट इज नॉट टू बी गिवन, बिकॉज नॉर्मली दे विल आस्क नेगेटिवली वर्डेड क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ क्लेम्स, सबमिशन ऑफ क्लेम्स कैसे कैसे करना है, कितने कितने दिन में करना है? सर 14 डेज में 14 डेज में, सबमिशन ठीक है। 14 डेज में अगर नहीं हुआ तो कब तक करना है? टिल 90th में। 90 डेज में भी नहीं हुआ तो? सर तो फिर उस विद इन 7 days बिफोर। नहीं नहीं नहीं, 90 डेज वाला भी चेंज हो गया है। 90 डेज में क्या हो गया है? अब ये चेंज हो गया 105 डेज पर भी। 105 days। हाँ, 105 डेज में क्या है? बेसिकली टिल द इश्यू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान्स, ठीक है ना, विच एवर इज लेटर। तो वो आपका क्या है? वो इश्यू ऑफ RFRP कब है? T+105, तो 90 और 105 विच एवर इज लेटर। और उसमें भी नहीं हुआ तो? 110 days। हाँ, अगर उसमें भी नहीं हुआ तो 7 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग विच इज फिक्स्ड फॉर वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन प्लान। उसमें डेज नहीं लिखे हैं एक्चुअली, कहीं पर भी ये डेज नहीं लिखे हैं। डेज क्यों नहीं लिखे? क्योंकि आपका प्रोसेस में भी डिलेड ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे अगर आपका इश्यू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर RFRP है, अगर आपका 105 डेज में नहीं हुआ, तो जब हुआ है तब तक देनी है क्लेम्स। समझ रहे हो आप?
यस दो सर। जगह तो डेज लिखा है, 14 डेज और 90 डेज, लेकिन 105 डेज लिखा नहीं है। वो क्या लिखा है? टिल द डेट ऑफ इश्यू ऑफ RFRP विच एवर इज लेटर। ठीक है। और इसी तरह से यहां पर क्या लिखा है? टिल द टाइम within 7 days before the date of the meeting which is fixed for voting on the resolution plan। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके क्लेम्स ऐसे आ गए कि इस पीरियड में आ गए, लास्ट वाले में आ गए 7 days बिफोर, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? कुछ करोगे ना आप? व्हाट यू विल डू? हाउ यू विल प्रोसेस दोज क्लेम्स? वेरिफिकेशन होगा ना सर, पहले वेरीफाई करेंगे फिर नहीं, रिपोर्ट करेंगे। वेरिफिकेशन तो होगा ही होगा। वेरिफिकेशन के अलावा आप उनको सेग्रीगेट करोगे दो पार्ट्स में। हिंट दे देता हूं मैं आपको। कैसे सेग्रीगेट एडमिटेड, करोगे? सबमिटेड एंड एडमिटेड। नहीं 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 नहीं, वो तो है ही। उसके अलावा भी कुछ करोगे आप। अभी तो पिछली क्लास में मैंने बताया था। भाई आप उनको क्या करोगे? जो आपके अ, या तो एडमिट करोगे या नहीं करोगे। अगर आप एडमिट नहीं करोगे तो क्या है? फिर तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जा सकता है सीधा। ठीक है। और एक्चुअली वर्ड क्या है उसमें मैं देख लेता हूँ। वर्ड एग्जैक्टली आपको वहां मिल जाएगा। शायद रेगुलेशन 12A है। एक मिनट, मैं अभी क्विकली आपको वहां ले चलता हूँ। 12 या 13 रेगुलेशन था ना, जो हम कल परसों ही तो पढ़ रहे थे। इस तरह से आपको अपना दिमाग दौड़ाना है। जब आप ऐसे करोगे ना, तो आराम से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, दो कैटेगरीज में डालना है, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल। ठीक है। अगर नॉन एक्सेप्टेबल है तो जाओ भैया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। अगर एक्सेप्टेबल है तो क्या करोगे? यू विल पुट देम बिफोर द COC फॉर इट्स रिकमेंडेशन। ये नजर आ रहा है ना आपको स्क्रीन पर? यस। है ना? तो ऐसे करना है आप, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल इन कैटेगरीज में डाल के, और आप कमेटी के सामने रख दोगे। और कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए भी कौन अप्लाई करेगा? कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए कौन अप्लाई करेगा? IRP और RP। और ठीक है। अब चलिए, अब दोबारा हम उसी रेगुलेशन पर चलते देखो। अब हमने क्या किया? सिर्फ एक रेगुलेशन पढ़ा 40A और अपना दिमाग घुमाना शुरू कर दिया। है ना? अपने आप से हम पूछने लगे कि भाई इससे रिलेटेड सवाल। अब क्लेम्स वाला पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अच्छा, यस। एक आदमी क्या करता है कि क्लेम दे देता है लेकिन उसके साथ डॉक्यूमेंट नहीं लगाता, तो आप क्या करोगे? क्लेम तो सबमिट कर दिया, फॉर्म भर दिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, क्या करोगे आप? बाद में भी सबमिट कर सकता है वो डॉक्यूमेंट्स। नहीं, उसको आप कहाँ रखोगे? उस क्लेम को आप कहाँ क्लासिफाई करोगे? Rejected, rejected, हाँ जी। नहीं, रिजेक्ट तो कर rejected ही नहीं सकते। claims. यू कैन नॉट रिजेक्ट। RP के पास रिजेक्ट करने का पावर तो है ही नहीं। आप क्या या करोगे? उसको लिखोगे क्लेम सबमिटेड बट नॉट एडमिटेड। दो, आपको क्या है, आपका काम क्या है? यू हैव टू कोलेट द क्लेम्स। एंड कोलेशन मीन्स सेग्रीगेशन। कोलेशन मीन्स क्लासिफिकेशन। आपको कोलेट करना है, रिजेक्ट तो करना ही नहीं है। रिजेक्ट करने की पावर लिक्विडेटर के पास है। बिकॉज हियर यू आर एक्टिंग इन ए फिड्यूशियरी कैपेसिटी। यू आर नॉट एक्टिंग इन ए एडमिनिस्ट्रेटिव, यू आर एक्टिंग इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है आपका। और वहां पर क्या काम है आपका? वहां क्वासाई जुडिशियल पावर्स है आपके पास, बीइंग ए लिक्विडेटर। तो आप क्या करोगे? जैसे ही क्लेम आएगा उसको लिख दोगे क्लेम सबमिटेड बट नॉट एडमिटेड। और COC किस बेसिस पे बनाओगे? क्लेम सबमिटेड या क्लेम्स एडमिटेड? क्लेम्स। एडमिटेड। हाँ, वेरी गुड। देखो, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। मान लो एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ ले, तो ये तो आपको आना ही चाहिए ना। इट्स वेरी बेसिक That क्वेश्चन। means incomplete claims also will be submitted. राइट राइट, क्लेम्स मतलब दे विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्लेम्स सबमिटेड बट नॉट इन द लिस्ट ऑफ क्लेम्स एडमिटेड। अच्छा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कंपाइलिंग देम एज क्लेम्स सबमिटेड? कोई लॉजिक है क्या? व्हाट इज द यस लॉजिक? सर, कोई लॉजिक होगा? कि इतना कितना क्लेम लोगों ने सबमिट किया है अपना। नहीं, और क्लेम एडमिट वो तो ठीक है, लेकिन उसका लॉजिक क्या है? सब बुक्स को रेफर करके देखेंगे कितना मतलब उसका एडमिटेड है वो। नहीं, बुक्स मान लो है ही नहीं। बुक्स तो है ही नहीं मान लो। भाई बुक्स तो जला दी उन्होंने, गायब कर दी। बुक्स तो है ही किस नहीं।
आरपी को पता चलता है कि मतलब जो क्लेम्स है फॉल्स है या कम या ज्यादा है, उसको पता नहीं, करके वो। फॉल्स ट्रू तो पता ही नहीं चला, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट तो पी कुछ दिया नहीं, क्लेम फॉर्म भर दिया बस। पीआरएस के लिए, पीआरएस को पता हो ड्यूज कितने हैं वेरी कंपनी पे। गुड, वेरी गुड। क्योंकि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जब बनाएगा, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में वो क्या करता है, वो कॉन्टिजेंसी लगाता है, अनसर्टेन क्लेम्स के लिए भी प्रोविजन रखता है कि अभी क्लेम आ चुका है लेकिन अभी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए, तो उसको पता चल जाएगा भाई प्रोबेबल लायबिलिटी ये आ सकती है, तो जो प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है उसके लिए आइडिया लग सकता है। अब हम क्या करते हैं, एक बार ना ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को भी देख लेते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के लिए रेगुलेशन कौन सा देखना है अपने को? सर 29। नहीं। नहीं, 29 तो ठीक है, 29 तो सेक्शन है, हाँ। 29 सेक्शन है। आपका रेगुलेशन कौन सा देखोगे आप? 36 है। रेगुलेशन 36, यस सर। ये इनविटेशन आ गया। 36. हाँ, ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद आरएफआरपी आ गया। मैंडेटरी कंटेंट्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के लिए क्या है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए, ये कहाँ लिखा है? रेगुलेशन कौन सा है उसके लिए? है ना भाई, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में ये चीजें होनी चाहिए, ये। तो 36, एक 36 हाँ, ए। 36, ठीक है। तो 36 में अब आप ये देखो कि 36 में ये बात कहाँ लिखी है कि जो क्लेम्स अभी मतलब या जो लाइबिलिटीज है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज की को इंक्लूड करना है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में या नहीं करना है? आप ये या इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देखो और इसमें ये इंक्लूडिंग बताओ कि आपको क्या कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज को इसमें डालना है या नहीं डालना है। डालना है सर। कहाँ पर, कौन से कॉलम में, कौन सा, मेरे को पॉइंट बताओ। 6 में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एसेट्स एंड लायबिलिटीज में है, कॉन्टिजेंट हाँ, लायबिलिटीज। हाँ। तो ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज में वो चीज डाल देगा वो, जो क्लेम सबमिट हो गए लेकिन एडमिट नहीं हुआ। अच्छा, क्लेम का अगर कोई गलती फाइल कर देता है, कोई झूठा क्लेम फाइल कर देता है, क्या उसके लिए कोई पेनल्टी है या कोई पेनल्टी नहीं है? मान नहीं लीजिए किसी ने इसका। ऐसे झूठ मूठ भर दिया, नहीं उसका नहीं कोई सर, क्लेम है नहीं। पेनल्टी है सर। कहाँ पर है, कौन से सेक्शन में? तो वैसे तो 447 में अगर कुछ नहीं दिया है तो। 447 क्या है? वो तो कंपनीज एक्ट पे 440 पहुंच गए आप क्या? कंपनीज एक्ट का 447। कंपनीज एक्ट, अभी आईबीसी पढ़ रहे हो आप, कंपनीज एक्ट में कहाँ पहुंच गए? पर पेनाल्टी का सेक्शन है सर, उसमें पब्लिक अनाउंसमेंट भी दे रहा है कि पेनाल्टी देना पड़ेगा अगर नहीं, मतलब। वो तो देना ही पड़ेगा, वो तो मुझे भी मालूम है, पर सेक्शन बताओ ना, सेक्शन कौन सा है? अगर किसी आदमी ने गलत क्लेम भर दिया तो उसकी पहली बात पेनल्टी है या नहीं है, अगर है तो वो कहां पर लिखी गई है? ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में कुछ मिल सकता है क्या? 458 में आज थोड़ा ऐसा इंटरेक्टिव रखेंगे इसको, ऐसे ही है ना। यस सर। तो आप अब ये बताओ कि अगर किसी आदमी ने गलत क्लेम भर दिया झूठा मूठा ऐसे ही, तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी लग सकती है क्या? हाँ सर, पेनाल्टी सेक्शन में होगा वो। होगा नहीं, बताओ ना। सर 1 मिनट बता रही। इसमें दो तरह से फॉल्स इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। कैसे? एक तो दे सकता है जो एप्लीकेशन देगा, ठीक है। अगर मान लो आपने सेक्शन सेक्शन 7 एप्लीकेशन 75 लग दी देखिए सर। है। सेक्शन 75 75। पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन एप्लीकेशन। नहीं, वो तो एप्लीकेशन, वो तो सेक्शन 7 की बात कर रहा, वो क्लेम्स की बात नहीं कर रहा। वो सेक्शन 7 है। सेक्शन 7 में क्या है, आपने फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, आपने एप्लीकेशन लगाई,
मैं बात कर रहा हूं क्लेम्स की। किसी आदमी ने क्लेम भरा और उसने उसमें गलत इंफॉर्मेशन दी थी, वो तो 75 में नहीं आएगा, है ना। तो 75, 76 और 77 तो एप्लीकेशन वाले हैं। सेक्शन 7 एप्लीकेशन, सेक्शन 9 एप्लीकेशन, सेक्शन 10 एप्लीकेशन। मेरा मतलब ये है कि अगर क्लेम्स में आपने गलत भर दिया तो क्या होगा, वो कौन से सेक्शन में कवर होगा? 65 में देख सकते हैं। है जी, 65। 65। 65 क्या कहता है? 65 तो बोलता है फ्रॉडुलेंट और मैलिशियस इनिशिएशन। ये तो इनिशिएशन की बात कर रहा है। इनिशिएशन में तो बेसिक ये दूसरी चीज है। इसका मतलब क्या है, कई लोग सोचते हैं कि भाई गवर्नमेंट ड्यूज हमारे माफ हो जाएंगे, हमें कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा। इस इंटेंशन से शुरू की उसने प्रोसीडिंग, है ना। ये अलग कहानी है। इसमें इसकी इंटेंशन ही मैलाफाइड थी। मेरा सवाल का आंसर तो अभी भी नहीं हुआ। मेरा सवाल है कि क्लेम्स में अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो क्लेम आपने गलत भर दिया तो उसके लिए कौन सा सेक्शन होगा? 65 में तो नहीं आएगा। 65 में तो बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए किसी ऑपरेशनल क्रेडिटर को खड़ा कर दिया, अपने आप ही ऑपरेशनल क्रेडिटर बिल बना दिया ऑपरेशनल क्रेडिटर का, और दिखा दिया भैया हमारी CIRP शुरू कर दो, क्योंकि कंपनी में कुछ है नहीं, पहले ही निकाल चुके हैं। भाई CIRP शुरू होगी फिर लिक्विडेशन हो जाएगा, किसी को कुछ मिलेगा नहीं, हमारा हम पवित्र हो जाएंगे गंगा जल की तरह। ये होता है मैलिशियस इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। इंटेंशन ही गलत है आपकी, ठीक है। या आपने किसी को लोन एग्रीमेंट कर दिया और लोन एग्रीमेंट करके डिफॉल्ट दिखा दिया, अपने आप ही इनिशिएशन कर दिया, इनिशिएशन के बाद कह दिया हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जी, लिक्विडेशन कर दो। लिक्विडेशन में जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो बात खत्म। तो वो 65 में आ जाएगा अगर आपकी इंटेंशन गलत है। मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ अभी भी। तो सेक्शन 73 में 73 है पनिशमेंट फॉर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन टू क्रेडिटर्स। ये क्या कहता है? ये तो ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर पे है कि ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर ये क्या करता है। सर सेक्शन 15 रेगुलेशन 6 सेक्शन 15 पब्लिक अनाउंसमेंट, इसमें पेनाल्टीज फॉर फॉल्स मिसलीडिंग क्लेम्स। रेगुलेशन कौन सा बता रहे हो आप? 5 नहीं 6 होगा 6 सर। 6। रेगुलेशन 6 सेक्शन 15 में है सर, सेक्शन 15 एक बार पब्लिक पढ़ लीजिए। अनाउंसमेंट। नहीं वो तो ठीक है, पर पेनल्टी कितनी होगी मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना आपसे। हाँ है ना सर, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स, डिटेल्स ऑफ IRP, पेनाल्टीज फॉर फॉल्स मिसलीडिंग क्लेम्स। अरे पेनल्टी लगेगी कितनी ये भी तो बताओगे, कौन से सेक्शन में लगेगी वो तो बताओगे, कि पेनल्टी RP लगा देगा अपने आप? Is section 184. सेक्शन 184। ओके। Yes. सेक्शन 184 क्या बोलता है? सेक्शन 184 तो किससे रिलेटेड है? सेक्शन 184 पढ़िए एक बारी क्या बोलता है, प्लीज रीड। नहीं सर, सेक्शन 15 में 1E। सेक्शन 15 में 1E 1E मतलब? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज E। अच्छा, सेक्शन 15 1E क्या बोलता है? पेनल्टीज फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम। नहीं वो तो ठीक है, ये तो ये बताया कि पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या देना है आपको। पब्लिक अनाउंसमेंट आपको देना है कि भाई अगर आप फॉल्स या मिसलीडिंग क्लेम करोगे तो आप पर पेनल्टी लग जाएगी, ये देना है। अब पहली बात मैं कह रहा हूं, एक आदमी ने फॉल्स क्लेम भर दिया, मिसलीडिंग क्लेम भर दिया। अब पहली बात पेनल्टी लगाएगा कौन? कौन से सेक्शन में, कहीं तो लिखा होगा ना। कौन लगाएगा पेनल्टी, या RP लगा देगा? In section 184, I read. सेक्शन, यस,
if creditor provides false information, deliberately hides information, or falsifies claims, they are subject to penalties under Section 184 of IBC. नहीं, that is in relation to individual insolvency and bankruptcy you are reading. Yeah. But what about CIRP process? We are talking of CIRP process here. एक सेक्शन इसमें ऐसा, एक हिंट दे देता हूं आपको। एक सेक्शन ऐसा है जिसमें लिखा है कि अगर पेनल्टी कहीं पे भी नहीं लिखी है तो आप इस सेक्शन में पेनल्टी लगा सकते हो। वो सेक्शन कौन सा है? 200 के बाद आता है वो सेक्शन। एक हिंट दे दिया आपको कि कहीं पर भी आईबीसी में कोई पेनल्टी नहीं लिखी और पेनल्टी लगानी है तो उस सेक्शन में लगा सकते हो। कौन सा सेक्शन है वो? 234A, देखना जरा। 234 के आसपास है कहीं, देखना जरा। 235. है 235 है? पढ़िए जरा 235 क्या बोलता है। हाँ रूप किरण जी आप पढ़ो। 235 दूसरा है सर, लेटर ऑफ ए रिक्वेस्ट और टू ए 234 कंट्री देखना, आउटसाइड इंडिया। 234 या 234A क्या बोलता है? ऐसा ही कोई 234 सेक्शन। agreements with foreign countries. 235A. हाँ Punishment 235 where है, no हाँ specific penalty or Punishment where punishment no is. specific हाँ penalty or punishment हाँ is provided. 235 ये पढ़ लो एक बार जरा। Punishment where no specific penalty or punishment is provided. हम्म If any person contravenes any of the provisions of this code हम्म or the rules or regulations made thereunder, हम्म for which no penalty or punishment is provided in this code, such person shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh rupees, but which may extend to 2 crores rupees. ठीक है, तो कुछ आंसर तो हमें मिल गया है ना। हाँ सर, कौन सा सेक्शन है ये? 235A. हाँ ठीक है। अगर कहीं नहीं कुछ मिल रहा तो 235A में चले जाओ, अगर और कोई मिल जाता है तो बढ़िया। ठीक है, देखो ये सिंपल सा सवाल था पर कितना घूमना पड़ गया हमारे को। ये कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है। नो। अब हम चलते हैं, आज हम यही रेगुलेशन 40A ही पढ़ेंगे और 40A से ही घूमते रहेंगे जगह जगह। ये यहां पर थे हम लोग। ठीक है जी, तो हमने क्लेम्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, सबमिशन ऑफ क्लेम्स की डिफरेंट स्टेजेस हमने पढ़ ली। उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स। वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स आप कैसे करोगे? वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स, आप आरपी हो तो आप कैसे करोगे वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स? जैसे किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर का क्लेम आ गया तो कैसे वेरीफाई करोगे आप उसने क्लेम फॉर्म भर दिया, अब आपको वेरीफाई करना है तो क्या तो करोगे? वेरीफाई, हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। हाँ जी। डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे उसके। क्या क्या डॉक्यूमेंट? फाइनेंशियल क्रेडिटर है, मैंने बोल दिया फाइनेंशियल हाँ। क्रेडिटर है, उसने अपना क्लेम फॉर्म भर रखा है और उसने कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाए हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वो लगा सकता है या क्या क्या डॉक्यूमेंट हम चेक करेंगे और इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन? ले सकते हैं। हाँ जी, एम एमसीए से वेरीफाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से वेरीफाई कर सकते हैं। एमसीए से क्या वेरीफाई करोगे? जनरल नहीं, स्पेसिफिक बोलो। चार्ज क्रिएशन। राइट, वेरी करेक्ट। और चार्ज क्रिएशन तो चलो, अगर अनसिक्योर्ड है तो क्या करोगे? ये तो सिक्योर्ड हो गया, अगर मान लो वो सिक्योर्ड नहीं है तो there could be a सही। situation where is not a secured creditor, then what you will do? First of all, you will have a look whether there is any loan agreement, whether there is any deduction of TDS. बैलेंस शीट ऑफ सीडी। किसकी? सीडी की बैलेंस शीट से क्या मिलेगा आपको? अब उसका क्लेम आया है वो वेरीफाई करना है आपको। मान लो बैलेंस शीट है ही नहीं, बैलेंस शीट फाइल ही हुई 10 साल से, जनरली तो ऐसा ही होगा ना। बैलेंस शीट थोड़ी फाइल होती है रेगुलरली इन कंपनीज की, जो कंपनी डूब रही होती है वो तो प्रोमोटर जेल में होते हैं या फॉरेन कंट्री में भाग जाते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता बैलेंस शीट। लोन एग्रीमेंट ऑफ लेंडर। हाँ, देखो अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर बैंकर है, ठीक है भाई, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन हो सकता है? अगर बैंकर होगा तो बैंकर से पूछो कि भाई आपने लोन दिया था तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए होंगे उससे, है ना?
आपका कुछ एग्रीमेंट होगा उससे, वो लोन डॉक्यूमेंटेशन दो हमारे को। अगर कोई सर्च रिपोर्ट है वो दो, कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट उस टाइम ली थी तो वो दो। अब ये सारी बातें कहाँ लिखी गई हैं? ये बातें रेगुलेशंस में लिखी गई हैं। ये कौन से रेगुलेशन में ये बातें लिखी गई हैं कि आपको ये चीजें चेक करनी है? अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो उसका जब क्लेम वेरीफाई करते हो तो आपको ये बातें चेक करनी है। ये लिखा गया है कोड में। ये कहाँ लिखा है ये बताना है आपको। Information utility record of default. हाँ, हाँ। नहीं, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट तो सेक्शन 7 के लिए हो गया ना, मैं तो क्लेम्स की बात कर रहा हूँ। मैं देखो, क्लेम और एप्लीकेशन पता में फर्क है। सेक्शन रिकॉर्ड ऑफ 13 डिफॉल्ट तो वो चेक वेरिफिकेशन ऑफ करेगा एडजुडिकेट के द्वारा। रेगुलेशन 13 हाँ, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम हाँ, रेगुलेशन 13। हाँ। तो रेगुलेशन 13 में वर्ड बाय वर्ड मत पढ़िए, आप मोटा मोटा पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीज देखोगे आप क्लेम्स वेरिफिकेशन में। अब देखो, सबसे पहले हम इसको क्लेम्स को अलग अलग सेग्रीगेट कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो रेगुलेशन 40A है ना, इसी को टेबल को एक्सटेंड कर देना है। यू कन्वर्ट इट इनटू एक्सेल, एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो आपको आराम से, या पीपीटी में इसको अलग शीट पे बना लो और इसी के आगे दो चार कॉलम और ऐड कर दो और उसी में लिख दो, या हाथ से लिख दो प्रिंट आउट निकाल के। जैसे क्लेम्स आपके किन किन टाइप्स के क्लेम होंगे, कौन कौन टाइप के लोग क्लेम करेंगे आपसे, क्लेम आएंगे तो किस टाइप के लोग होंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे, ऑपरेशनल ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे। लॉस ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर में भी एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, या फिर वर्कमैन वर्कमैन वर्कमैन। उसके अलावा कौन हो सकता है? फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर के अलावा कौन होगा क्लेम्स में? स्टेक स्टैट्यूटरी ड्यूज, होल्डर्स, हाँ जी। अदर स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट भी, हाँ, ड्यूज, स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी ड्यूज। ड्यूज, वेरी गुड। और अदर स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। हाँ, अदर क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी ने एडवांस दिया, है ना, मान लीजिए शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उसको शेयर्स नहीं मिले, वो भी क्रेडिटर तो है ही ना, क्योंकि वो शेयर होल्डर तो है नहीं आपका। उसी हैज टू गेट हिज मनी बैक, एप्लीकेशन मनी, है ना। तो अब आप फाइनेंशियल क्रेडिटर पे कंसंट्रेट करो। कितने टाइप के फाइनेंशियल क्रेडिटर हो सकते हैं? ये सब पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी। टाइप्स, हाँ जी। 2 टाइप्स सर। हाँ, टू एक तो टाइप्स। इंडिविजुअल हो गए और एक तो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हो गए। हाँ, एक तो इंडिविजुअल फाइनेंशियल क्रेडिटर, बैंक हो सकता है, कोई प्राइवेट लेंडर हो सकता है जिसने पैसा दिया हो, है ना, कंसोर्टियम हो सकता है, डिपॉजिट होल्डर, डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं, क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हो सकते हैं, है ना। ये सारे टाइप के फाइनेंशियल क्रेडिटर हो सकते हैं। अब मान लीजिए बैंकर है, बैंकर भी अपना क्लेम फाइल करेगा। बैंकर करेगा नहीं करेगा? बैंक करेगा, ने जिसने लोन यस, दिया है वो फाइल करेगा या नहीं करेगा क्लेम? करेगा यस, सर। अगर यस। करेगा तो उस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप उससे मांग सकते हो, या वो क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा? और ये बात कहाँ लिखी गई है, कौन से रेगुलेशन में? सर ये उसके रेगुलेशन में लिखा हुआ है, और कौन जिसमें से वो, रेगुलेशन में ये बताओ ना, आपके सामने बुक है। 1 मिनट सर। एट, क्लेम बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, हम्म। रेगुलेशन 8। रेगुलेशन है, ठीक है। तो रेगुलेशन 8 में क्या ये भी लिखा है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आप मांग सकते हो? अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। हम्म। नहीं, एक जगह ये भी लिखा है कि ये आप रेगुलेशन 4(3) पढ़िए। रेगुलेशन 4, सब रेगुलेशन 3, एक बार पढ़िए जरा। इसमें क्या है, ड्राफ्टिंग एरर बहुत है। कुछ आधी बात कहीं लिख दी, आधी बात कहीं लिख दी, इस तरह से किया हुआ है इन्होंने। इसमें ड्रामाबाजी बहुत है।
तो क्या होता है कि बंदे को समझ में ही नहीं आता कहाँ बात कहाँ लिखी गई है। तो 4.3 पढ़िए जरा, पढ़िए, स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आपको नजर आ रहा है? Yes, sir. पढ़िए पढ़िए। The cred the creditor shall provide to the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, the information in respect of assets and liabilities of the corporate debtor from the last valuation report, stock statement, receivable statement, inspection reports of properties, audit report, stock audit report, title search report, technical officer's report, bank account statement, and such other information which shall assist the interim resolution professional or the resolution professional in preparing the information memorandum, getting valuation determined, and in conducting the corporate insolvency resolution process. हाँ, अब इसमें कौन से क्रेडिटर की बात कर रहा है ये कौन से क्रेडिटर की बात कर रहा है? बेसिकली ये बैंक को हिंट कर रहा है, भाई ये सब रिपोर्ट किसके पास होगी? वैल्यूएशन रिपोर्ट, स्टॉक स्टेटमेंट। स्टॉक स्टेटमेंट किसको देते हैं? जो आदमी बैंक से लोन लेता है उसको स्टॉक स्टेटमेंट देता है ना। Yes, sir. रिसीवेबल स्टेटमेंट देता है। बैंक उसकी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? उनके पास है। अब और ये इसकी ड्यूटी किसकी है इंफॉर्मेशन देनी? ये क्रेडिटर की ड्यूटी है ना? क्रेडिटर यहाँ से लिखा हुआ उसमें भी क्रेडिटर को से इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा आरपी को. हाँ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इससे क्या होगा? क्लेम्स में भी हेल्प होगी, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी सही बनेगा, और वैल्यूएशन भी हो पाएगा। ठीक है ना? तो ये वाला आपको रेगुलेशन भी पढ़ लेना है। तो ये तो हो गया हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर। अच्छा, जो होम बायर है उसकी, उससे क्या क्या लोगे आप? होम बायर से, एक होम बायर है उसने क्लेम फाइल कर दिया। पहले तो ये बता दो, होम बायर कौन से फॉर्म में क्लेम फाइल करेगा? क्या सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए एक ही टाइप का क्लेम फॉर्म है, या फाइनेंशियल क्रेडिटर में भी अलग अलग टाइप के फॉर्म है? सर अलग अलग टाइप के हैं. हाँ, कौन कौन से हैं? जो एक बैंक, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर नॉर्मल है उसके लिए कौन सा फॉर्म है? तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो क्लेम नॉर्मल फॉर्म। है वो फॉर्म सी है. और जो होम बायर है या क्लास ऑफ क्रेडिटर उसके लिए ये सी है। ठीक है। अच्छा, होम बायर के लिए, होम बायर से क्या क्या डॉक्यूमेंट आप मांगोगे? सर होम बायर से एग्रीमेंट ऑफ सेल, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, रेसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है। सच अदर. अच्छा, होम बायर के केस में आप डिफॉल्ट कैसे असर्टेन करोगे? मान लीजिए होम बायर ने ही फाइल कर दी एप्लीकेशन। अब होम बायर का जो है वो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट की डेट कैसे जज करोगे आप? किस बेसिस? बीबीए बीबीए हाँ, नहीं बीबीए तो ठीक है, मतलब कैसे जज करोगे कौन सी डेट होगी जो डेट ऑफ डिफॉल्ट होगी इन केस ऑफ होम बायर्स? डेट ऑफ गिविंग पोजीशन हाँ, प्रो बेसिकली क्या है, जो भी शेड्यूल्ड डेट ऑफ कंप्लीशन है आपकी। शेड्यूल. अगर उस टाइप पे नहीं दिया उसने, डिलीवरी या पोजीशन नहीं दिया, तो वो फिर आप डेट ऑफ डिफॉल्ट मानी जाती है। अच्छा, मान लीजिए कि जो आपका एग्रीमेंट है उसमें कोई इंटरेस्ट का क्लॉज नहीं है, तो फिर कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको लेना है? 8%. एट हाँ जी, 8. परसेंट 8%। 8%. और ये 8% कौन से रेगुलेशन में लिखा गया है? सर रेगुलेशन तो 30s में ही है कुछ. 30. यही पढ़ लो ना, अभी सामने आपके हैं, अच्छा. रेगुलेशंस में है ना, फटाफट देख लो, है क्या? आप कंट्रोल F करो, 8% सर्च करो, मिल जाएगा। कंट्रोल F करके 8 से नहीं मिल रहा?
क्यों रूप किरण जी? हाँ सर, भाई ये 8% वाली बात कहाँ लिखी गई है? देख रहा हूँ सर, देख रहा हूँ। और रेगुलेशन में लिखी है, सेक्शन में लिखी है, ये भी देख लीजिए। सब रेगुलेशन है 16A का। हाँ, वेरी गुड। 16A का सब क्लॉज 7 सर। मुझे भी सारे रेगुलेशन याद नहीं है, मुझे भी लगता है याद करने पड़ेंगे एक बारी। 16A का 7। यस सर। हाँ, क्या लिखता है ये, पढ़ लीजिए एक बारी। The voting share of a creditor in a class shall be in a proportion to the financial debt, which includes an interest at the rate of 8% per annum, unless a different rate has been agreed to between the parties. और मान लीजिए बिल्डर बायर एग्रीमेंट में 12% लिखा है, तो क्या लोगे आप रेट? 12%, 12, ठीक है। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो? 8%, हम्म, ठीक है। और अगर बिल्डर बायर एग्रीमेंट में 6% लिखा है तो? 6%. 8%. अब देखो दोनों में कुछ क्वेश्चन आंसर गलत हो रहे हैं। कोई बोल रहा है 6, कोई बोल रहा है 8। दोबारा एक बार रेगुलेशन पढ़ लो। नहीं, I guess 6. एक बार पढ़ लो, All या तो 8%। एक बार पढ़ लो दोबारा। So ये है the voting share of a creditor in a class shall be in proportion to the financial debt, हम्म which includes an interest at the rate of 8% per annum, unless a different rate has been agreed to between the parties. हम्म अगर different rate agreed है अगर सर मेरा तो वही मेरा क्वेश्चन ये है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में आपका 6% लिखा है, तो आप 6 लोगे या 8 लोगे? मेरे हिसाब से सर 6%। पहले आपने 8 बोला था ना। नहीं, मैंने 6 बोला था सर। किसी और ने 8 बोला था। मैंने 8 बोला था, यस सर। हाँ, ठीक है जी। अब सही है ना? क्या लोगे जी। आप, 6 या 8? 6. हाँ, अगर एग्रीड है तो वो, अगर एग्रीड नहीं है तो 8%। ठीक है, चलिए अब दोबारा हम वहीं पर चलते हैं। हम आज रेगुलेशन 48 डिस्कस कर रहे हैं, और रेगुलेशन 48 के थ्रू हम ट्रेवल कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट सेक्शंस एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अगर रेगुलेशन 48 पर ही चल ले और उसी में आप एक उसके इसी टेबल को आगे बढ़ा दो, ठीक है ना, उसी टेबल में आप आगे आगे चलते रहो, तो सारा पूरा CIRP प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन हो गया। अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स में अगर आप ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर में क्या क्या आप डॉक्यूमेंट्स लोगे उससे? ऑपरेशनल क्रेडिटर के दो तरह से डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला, अगर उस ऑपरेशनल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन फाइल की है, और दूसरा, अगर उसने क्लेम फाइल किया है। ठीक है, आपको GST से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर से? यस सर, GSTR 1B है और हाँ GSTR 1 है। हाँ, तो ये कहां पर लिखा है? अगर उसने क्लेम फाइल किया है तो भी GSTR वाली इन्फॉर्मेशन लेनी है क्या, या क्लेम में नहीं लेनी है? देखो, ऑपरेशनल क्रेडिटर दो तरह का हो सकता है ना। एक तो हो सकता है उसने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल की हो, और एक अगर वो उसने क्लेम फाइल किया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर ही हैज फाइल्ड हिज क्लेम, तो उस केस में भी GST वाली इंफॉर्मेशन लेनी है, यस या नो? सर सेल्स से रिलेटेड है कुछ तब GSTR वाला होगा, और नहीं है सेल्स से हाँ, तो रिलेटेड तो हम तो नहीं कह रहे देगा हैं ना होगा। GST सेल से रिलेटेड है तो देना पड़ेगा सर। कौन सा, वो बताओ, कॉलम नंबर, मतलब रेगुलेशन नंबर। सर एक मिनट देखना पड़ेगा। आप देख लीजिए आराम से। 7/5. 7/5। Yes. 7/5. 7/5 क्लेम्स बाई ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, कॉपीज ऑफ द रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ फॉर्म GSTR 1 एंड फॉर्म GSTR 3B
filed under the provisions of the relevant laws relating to goods and services tax and the copy of the e-way bill wherever applicable. अच्छा, ई-वे बिल कब एप्लीकेबल होता है? क्योंकि जीएसटी भी आपके सिलेबस में है, आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसमें जीएसटी भी है, तो वो पूछ सकता है कि ई-वे बिल कब एप्लीकेबल होता है. हाँ जी, आज इंटरेक्टिव ही रखेंगे इसको, More थोड़ा than इसकी थोड़ी सोल 50,000 सर्चिंग हो plus. जाए. हाँ जी, ई-वे बिल व्हेन इट इज एप्लीकेबल, when the More than movement of goods 50,000 is rupees normally, transaction. yes. So normally when it is 50,000 or more, but depends upon state to state also. But normally it is 50,000. Limits may vary in different states. So normally that e-way bill is also applicable in certain cases. Okay. Provided that the provisions of this subclause shall not apply to those creditors who do not require registration and to those goods and services which are not covered under any law relating to goods and services tax. अच्छा, अब ये बोला कि भाई ये वाली क्लॉज उन पर अप्लाई नहीं होगी जिनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. बट मान लीजिए एक आदमी है, उसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो क्या करोगे आप? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है प्रोविजंस ऑफ दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू दोज क्रेडिटर्स हु डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन. माय क्वेश्चन इज, a person requires a registration, ठीक है, his goods and services are covered but he has not got registration, so then what he will do as an RP? कुछ करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे? भाई मान लीजिए उसने गुड्स सप्लाई किए 50 लाख के, ठीक है, आपकी कंपनी को 50 लाख के गुड्स सप्लाई कर दिए. अब आपको पता है भाई 50 लाख पे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता ही है, और उसके वो कहता है जी मेरे पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे? कुछ करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे? सजेस्ट कर सकते हैं उसको रजिस्ट्रेशन के लिए, हैं? सजेशन दे सकते हैं सर क्या? नहीं, आप बताओ, आप आरपी हो. सर क्योंकि क्लेम डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो वो बाद में अपडेट हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स आरपी बाद में अपडेट कर सकता है. नहीं, वो तो उसने 2 साल पहले सप्लाई किया था, आज तो थोड़ी सप्लाई कर रहा है वो. उसने तो 2 साल पहले सप्लाई किया था और कंपनी चली गई सीआईआरपी में. अब वो कह रहा है जी मैंने तो 50 लाख का गुड सप्लाई किए थे, सर और तो उसके वो बाद वो कहता है मेरे पास जीएसटी नंबर तो है नहीं जी, नहीं था. आपके पास आ गया क्लेम, अब आप क्या करोगे? सर सबमिटेड में तो है, एडमिटेड में नहीं लेंगे. हम्म. We may seek direction from A. ये के पास क्या, ये बोलेगा तुम्हारे पास अपना दिमाग नहीं है, ये के पास भागे चले आते हो जरा जरा सी बात के लिए. वो कहेगा तुम्हारा आरपी अपॉइंट किया है, तुम्हें फीस दी है, तुम अपना माइंड अप्लाई करो. ये क्या करेगा इसमें? ये तो डांट देता है अगर आरपी बार बार जाए तो उसके पास. तो क्या करोगे आप? सर सबमिटेड में दिखा देंगे क्लेम बट एडमिटेड में नहीं दिखाएंगे. हाँ, आप उससे पूछोगे, आप उससे क्लैरिफिकेशन लोगे कि व्हाट इज द रीजन व्हाई योर क्लेम शुड नॉट बी रिजेक्टेड, है ना. भाई क्या रीजन था, क्यों नहीं आपने लिया? और ऐसा भी तो हो सकता है ये क्लेम ही फॉल्स हो आपका. भाई अगर मान लीजिए कोई भी बिल बना करके कंपनी के नाम लेटर हेड बनाया और अपना बिल दिखा दिया पुरानी डेट का, कहते हैं भाई हमारे पास सब्सटेंशिएट कहाँ से करेंगे हम आपका क्लेम? भाई आप कोई जीआर की कॉपी दो, कोई इंस्पेक्शन नोट दो, कुछ तो दोगे, है कि नहीं? वो कह रहा है जी मेरे पास तो बिल है बस, मैंने इस कंपनी को माल सप्लाई किया था, बिल है बस, और कुछ नहीं है. हम्म. और ये ऑपरेशनल क्राइटेरिया में क्या है? अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रजिस्टर्ड है तो वो तो प्रूफ मान लिया जाएगा, ठीक है. या फिर कॉन्ट्रैक्ट है कोई सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज का, कोई इनवॉइस है डिमांडिंग पेमेंट, कोई ऑर्डर ऑफ कोर्ट है कि भाई ठीक है आपने कोर्ट में केस फाइल किया हुआ है,
है ना, उसका कोई ऑर्डर है, या फाइनेंशियल अकाउंट्स है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या होता है, कई बार आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दूसरे बंदे से रिकंसाइल करते हो, है ना, तो उसका कंफर्मेशन होगा आपके पास। या कॉपीज ऑफ रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ GSTR 1 एंड GSTR 3 भी, इस तरह से। चलिए, अब ऑपरेशनल क्राइटेरिया भी हो गए हमारे, अब हम दोबारा वहीं पर चलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर ने फाइल की है एप्लीकेशन, तो क्या उस केस में भी सेम ही रिक्वायरमेंट है या कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग GSTR? मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर ने सेक्शन 9 में एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, तो अब आप उससे क्या इंफॉर्मेशन मांगोगे, और वो कहाँ लिखा गया है? ये तो क्लेम्स की बात हो गई, ठीक है। आपने सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल की है, तो उस केस में क्या करोगे? ये यहां पर लिखे हैं, देखो, ये डिटेल्स ऑफ डेट, ये रेगुलेशन नंबर 2D में, डिटेल्स ऑफ डेट, डिफॉल्ट एंड लिमिटेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 709, while filing an application under section 709, the financial creditor or the operational creditor, as the case may be, shall also submit along with evidence chronology of the debt and default, including the date when the debt became due, date of default, dates of part payment if any, date of last acknowledgement of debt and limitation applicable. इसके अलावा भी कुछ और लिखता है। आपको क्या पैन नंबर भी लेना है क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर का? पैन नंबर लेना है, नहीं लेना? इसी से ऊपर वाला रेगुलेशन है 2C। यस, ना हाँ, है। आपको पैन नंबर और ईमेल आईडी भी आपका लेना है। अच्छा, अब ये 2B और पढ़ लीजिए। 2B क्या बोलता है? रेगुलेशन 2B क्या बोलता है ये? एक बार पढ़ लीजिए। So record or evidence of transaction, debt and default by operational creditor. हम्म The operational creditor shall, along with application under Section 9, furnish copies of relevant extracts of Form GSTR 1 and Form GSTR 3 be filed under the provisions of the relevant laws relating to goods and services tax and the copy of e-way bill wherever applicable, हम्म provided that provisions of this regulation shall not apply to those operational creditors who do not require registration and to those goods and services which are not covered under any law relating to goods and services. अब इससे मिलता जुलता ही प्रोविजन हमने क्लेम्स में भी पढ़ा था। तो क्लेम्स वाले क्लॉज में और इस क्लॉज में कोई फर्क है या दोनों सेम है? जैसे अगर आपने एज ऑपरेशनल क्रेडिटर फाइल की है एप्लीकेशन, तो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो यहां की लैंग्वेज और उस क्लेम्स वाले लैंग्वेज में कोई फर्क है या सेम है? यहां वर्ड यूज किया शैल, ठीक है, मैंडेटरी है। अगर आप सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लगाओगे और GSTR में अगर एप्लीकेबल है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। ये क्यों लगाया गया प्रोविजन? ये इसीलिए लगाया गया, कुछ फिक्टिशियस क्लेम्स दे देते थे, फेक बिलिंग के केसेस होते हैं। तो फेक बिलिंग में क्या होता है, कई बार वो GSTR में दिखाता ही नहीं उसको, GSTR 1 GSTR 3 भी में। तो इसीलिए इन्होंने ये प्रोविजन कर दिया कि भाई वहां पर भी दिखाया था या नहीं दिखाया था। अगर नहीं दिखाया था तो फेक क्लेम होगा। बिल तो होता है उस केस में, लेकिन GSTR 1 या GSTR 3 भी फाइल नहीं होता, ठीक है। अब एक तो ये रेगुलेशन 2B है, एक हमने क्लेम्स में पढ़ा था। तो क्लेम्स का कौन सा रेगुलेशन था हमारा? 7. 7, हाँ। तो यहां पर क्या लिखा है? ये 7 का 2 लिखा है, द एग्जिस्टेंस ऑफ डेट ड्यू टू ऑपरेशन क्रेडिटर अंडर दिस रेगुलेशन मे बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। इन चीजों से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो यहां मैंडेटरी नहीं है, वहां मैंडेटरी है। यहां तो हो सकता है कुछ और भी दे दे वो, है ना, और सारी चीजें हैं उसके पास,
वहां पर क्या है, वहां मैंडेटरी है। अब हम चलते हैं दोबारा अपने रेगुलेशन 40 पर। ठीक है, हमारे क्लेम्स भी हो गए। क्लेम्स के बाद में क्या करना है, अब क्लेम्स आ गए, आपने वेरीफाई भी कर लिए, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या करोगे आप? क्लेम्स वेरिफिकेशन के बाद में अगला काम क्या करना है आपने? नेक्स्ट काम ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यहीं से देख के पढ़ना है आपको। रिपोर्ट हो वेरिफिकेशन के बाद फाइलिंग रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। हैं? नहीं, उससे पहले भी तो काम है ना। रिपोर्ट सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी, यही तो नहीं, उससे पहले भी है ना एक सेक्शन तो। एप्लीकेशन ऑफ हाँ, अगर एआर है तो उसको भी आपको एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एआर देनी है आपको। अच्छा, मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दे दी एआर की अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, तो क्या वो मीटिंग में आ सकता है एआर? आ सकता है, नहीं आ सकता? अपॉइंटमेंट जब नहीं हुई है तो कैसे आ जाएगा? नहीं, ऐसे अंदाजे मत लगाओ, रेगुलेशन में लिखी है ये बात, मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको। क्यों रूप किरण जी, आपने एप्लीकेशन दे दी अपॉइंटमेंट ऑफ एआर के लिए, अभी पेंडिंग है, वो कह रहा है मैं मीटिंग में आना चाह रहा हूं, आ सकता है नहीं आ सकता? आप आरपीओ बताओ, उसको अलाउ करोगे नहीं करोगे? हाँ, कर सकते हैं सर। वो लिखा कहाँ है भाई? आपके पास दोनों बातों के जवाब होने चाहिए। अलाउ करोगे तो जवाब होना चाहिए, नहीं अलाउ करोगे तो जवाब होना चाहिए। ये बात लिखी गई है कि वो आ सकता है, अपॉइंट अटेंड कर सकता है मीटिंग, लिखी तो गई है बात। अब ये कहाँ लिखी है वो आपको बताना है। देख रहा हूँ सर। रेगुलेशन 16A, हम्म। IRP to apply to AA to appoint ARs within 2 days of verification of claims हम्म। received. If appointment of AR is under consideration, the हम्म। IR selected to act as AR to हम्म। act as interim representative. हम्म। हाँ, अब ये क्या बनेगा, एक इंटरिम रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। हम्म। ठीक है, एंड शैल बी एंटाइटल्ड, लिखा है शैल बी एंटाइटल्ड, मतलब वो अटेंड कर सकता है टू अटेंड द मीटिंग्स, एंड शैल हैव सच राइट्स एंड ड्यूटीज एज दैट ऑफ एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एंड एनी डिले इन अपॉइंटमेंट, देखो एक एक लाइन को ना हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होते, लेकिन होता क्या, हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं, हमारे तो अंदाजे लगाते रहते हैं ऐसे ही, ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नहीं आप सही है। अपने आप से सवाल करो और उस सवाल का जवाब ढूंढो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। प्रोसीजर ही तो है, और है क्या? ये पढ़ चुके हैं, वैसा नहीं नहीं पढ़ा हमने। चलो आगे चलते हैं, तो मैं पूरा आपको प्रोसेस यहीं से समझा दूंगा, पूरी इसी रेगुलेशन से। अब चलो जी, रिपोर्ट भी हो गई, रिपोर्ट के बाद में फर्स्ट मीटिंग हो गई। फर्स्ट मीटिंग कितने दिन में करनी है आपको? 7 days। हाँ, विद इन 7 डेज। अब ये क्या टाइम रिड्यूस भी हो सकता है या नहीं हो सकता? फर्स्ट मीटिंग का टाइम क्या रिड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? फर्स्ट मीटिंग के बाद में जो सीओसी है ना, वो कह सकती है भाई ठीक है, यू रिड्यूस द नोटिस पीरियड। ठीक है, ये 5 डेज नोटिस यहाँ तो देना ही देना है, क्योंकि यहाँ तो आईआरपी है, सिर्फ सीओसी तो है ही नहीं, है ना। Yes। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट मीटिंग करेगा विद इन 7 डेज ऑफ फाइलिंग द रिपोर्ट, और 5 डेज का नोटिस देगा। ये 5 डेज का नोटिस रिड्यूस नहीं हो सकता, लेकिन जो सब्सिक्वेंट मीटिंग्स हैं उनका पीरियड रिड्यूस हो सकता। कितना रिड्यूस हो सकता है, मिनिमम कितना होना चाहिए? मतलब आज अभी कह रहा है 2 घंटे बाद मीटिंग कर लो, हो सकती है क्या? नो सर। कितना होना चाहिए मिनिमम? 24 24 आवर्स। hours. हाँ, वेरी गुड, 24 आवर्स। अगर कोई एआर नहीं है तो, और अगर एआर है तो 8 hours है। हाँ 48 आवर्स।
ठीक है, चलिए। अच्छा, ये मीटिंग का एजेंडा क्या क्या होगा और किस किस को देना है एजेंडा? भाई मीटिंग आपने फिक्स कर दी है ना। अब मीटिंग में क्या क्या एजेंडा रखोगे आप? मीटिंग का एजेंडा कैसे बनाओगे? वोटिंग, हाँ, वोटिंग पे नहीं फिर वोटिंग में मतलब क्या एजेंडा? एजेंडा आपको बनाना है, ठीक है। एजेंडा क्या बनाओगे आप? मीटिंग का एजेंडा आपने नोटिस देना है, नोटिस के बाद एजेंडा लगाना पड़ेगा। एजेंडा में क्या लगाओगे? कंफर्मेशन ऑफ आरपी। इसमें लगाओगे मैटर्स टू बी मैटर्स टू बी डिस्कस्ड, मैटर्स टू बी वोटेड अपॉन। दो तरह के मैटर होते हैं, ठीक है ना। एक तो जो कुछ आइटम्स होती है वोटिंग के लिए होती है, कुछ आइटम्स होती है फॉर डिस्कशन। तो पहली मीटिंग में क्या क्या आइटम फॉर डिस्कशन होगी और क्या क्या आइटम्स फॉर वोटिंग होगी? आप आरपी हो, आप आईआरपी हो, ठीक है। आपने पहली मीटिंग कॉल कर ली। आईआरपी को रखना है या हटाना है? हाँ, ठीक है। एक तो ये वोटिंग होगी, और उसके अलावा क्या वोटिंग होगी? उसके अलावा अभी तक जितना खर्चा कर दिया महाराज ने, उसकी हाँ, रेटिफिकेशन, है ना। रेटिफिकेशन। यस। उसकी रेटिफिकेशन के लिए भी वोट करेगा, ठीक है। हम्म। जो रेटिफिकेशन के लिए वोट करेगा उसके लिए कितनी परसेंटेज चाहिए? सो मतलब 66%। है। 51%। वेरी गुड, 51। अच्छा, 50.9 हो गया, हो जाएगा नहीं होगा? नो। बिल्कुल नो। ठीक है। हाँ, तो और ये बात कहाँ लिखी गई है? नॉट लेस देन 51%। कहीं लिखी भी होगी ना बात ये, बताना जरा हाँ, कहाँ लिखी? सेक्शन में लिखा है मेरे हिसाब से। कौन से सेक्शन में लिखा, पढ़ दो जरा एक बार। 24 के आसपास देखना जरा, सेक्शन मुझे भी याद नहीं। ये बात कहीं लिखी तो होगी ना, तो ये कहाँ लिखी है कि भाई अगर कोई परसेंटेज नहीं दी तो आपको इतने परसेंट पे करना है? आइडिया है मेरे को 24 के आसपास होना चाहिए। 20। सर ये है 21 का 8। हाँ, वेरी गुड। 21 का 8, 21 का 8 क्या बोलता है? Save as otherwise provided in this code, all हम्म। decisions of the committee of creditors हम्म। taken by a vote of not less than 51% of voting share of the financial creditors. ठीक है। तो ये अगर रेटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, ये रेटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पे तो लिखा नहीं है 66 पे, है ना। तो रेटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट तो नॉट लेस देन 51% पे हो जाएगा। और आईआरपी की अपॉइंटमेंट होनी है, कंफर्मेशन एज आरपी, उसके लिए क्या परसेंटेज है? 66%. उसके लिए 66 है। ये बात कहाँ लिखी गई है? ये भी कहीं लिखा होगा ना कि 66 है। भाई हम कैसे मान लें 66 है? Sir, the committee of creditors may in the first meeting by majority vote of not less than 66% of the voting share of the financial creditors either resolve to appoint the IRP as a resolution professional or to replace the हम्म। IRP by another resolution वेरी गुड। हाँ, तो सेक्शन 22 में हो गया, सेक्शन 22 का 2, ठीक है। अलग अलग वोटेज। और मान लीजिए विड्रॉ, तब तक पेमेंट हो गया, फर्स्ट मीटिंग हुई। फर्स्ट मीटिंग में ये पता चला कि जो क्रेडिटर है वो, उसने पेमेंट, मतलब उसको पेमेंट कर दिया सीडी ने। तो यहां पर एक रेजोल्यूशन वो भी आ गया फॉर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। तो अब विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन का आ गया। तो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन में आप क्या करोगे? और उसमें होम बायर भी है, ठीक है। भाई पहली मीटिंग हुई, उससे पहले ही पता चल गया कि सीडी ने पेमेंट कर दिया है। मान लीजिए फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई थी, उसको पेमेंट कर दिया है, और विड्रॉल की एप्लीकेशन भी लगा दी है। तो अब आप क्या करोगे? सीओसी पे क्या डिसाइड करोगे? आप कहोगे भाई क्लेम्स आ गए हैं तो सबके क्लेम्स दो, या अगर विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाई तो क्या क्या करोगे आप? आपके सामने एक केस आ गया, यू आर एन आरपी, ठीक है।
आपको पता चला बैंकर ने बोला भाई मेरी पेमेंट तो हो गई, अब मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, नाउ आई वांट टू विड्रॉ, मेरे तो पैसे मिल गए, मुझे मिलने थे, है ना, मैं काहे को पंगे में पड़ूं। तो अब आप मेरी एप्लीकेशन विड्रॉ कर दो, आरपी को बोलता है। सीओसी कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है उस टाइम तक। तो अब सीओसी किस बेसिस पे डिसाइड करेगी कि विड्रॉल एप्लीकेशन अप्रूव करनी है या नहीं करनी है? 90% वोटिंग। परसेंट पे। क्या वो बोल सकता है भाई सबके पेमेंट करो जिस जिसके क्लेम आ गए, या नहीं? और फर्दर नहीं चलेगा, जो हो गया मतलब जो उस जो है उसी पे करेगा वो। हम्म। तो बेसिकली क्या है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में तो सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर तो है नहीं, है ना। और डिसाइड कौन कर रहा है? फाइनेंशियल क्रेडिटर। तो ऑपरेशनल क्रेडिटर चिल्लाएगा नहीं कि भाई सीओसी में तो तुम डिसाइड कर रहे हो, हमारे क्लेम का क्या होगा? भाई सीओसी में कौन डिसाइड कर रहा है? सीओसी में कौन बैठा है? सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर बैठे, अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर। यस। ठीक है। यस सर। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया भाई ठीक है, विड्रॉल एप्लीकेशन अलाउ कर दो। ऑपरेशनल क्रेडिटर चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारा क्या होगा, हमारे तो पैसे मिले नहीं, और अब आप विड्रॉ कर रहे हो, तो उनके पास क्या राइट है? वो क्या करेंगे? ऐसा हो सकता है ना, ये नहीं हो सकता? हो सकता है सर। तो क्या करेंगे वो? भाई देखो लॉ में तो ये लिखा है कि 90% मेजोरिटी से एप्लीकेशन विड्रॉ हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ प्रपोजल दे रहे हैं विड्रॉल के लिए। अल्टीमेटली तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देखना है ना। इसमें दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली हम्म। सिचुएशन, क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर भी सीओसी में आ सकते हैं नहीं आ सकते? पहला तो ये बता दीजिए, और किस सिनेरियो में आ सकते हैं, या आ ही नहीं सकते? और अगर सारे रिलेटेड पार्टीज हैं तब फिर मान लो रिलेटेड फाइनेंशियल पार्टी सारे क्रेडिटर्स नहीं है, मान लो सारे रिलेटेड पार्टी नहीं है, उस सिचुएशन में भी आ सकते हैं या नहीं आ सकते? आ सकते हैं सर। वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर आता है हर मीटिंग सिचुएशन में, में आएगा उसको या जाता है कुछ नोटिस। पर्टिकुलर सिचुएशन में आएगा? 10% ऑफ डेप्ट के हाँ, 10% ऑफ डेप्ट रहता है राइट, वेरी गुड। हाँ, अगर डेट जो टोटल डेट का 10% या उससे ज्यादा है ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो एक रिप्रेजेंटेटिव उनका आएगा। ठीक है। लेकिन उसको वोट देने का अधिकार तो है नहीं, और वो बैठा भी है तो भी नहीं। वोट तो दे नहीं पाएगा वो, है ना। हम्म। कोई राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है। लेकिन क्या होगा, अगर सीओसी ने अप्रूव भी कर दिया, तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अपनी इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगा देगा कि देखो जी मेरे डेट का तो पेमेंट हुआ नहीं, इसके डेट का तो पेमेंट हो गया, जिसने एप्लीकेशन लगाई थी, हमारे डेट का भी पेमेंट कराओ, है ना। यस सर। तो उस केस में फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगी भैया देखो, जिस जिसके भी क्लेम आए सबका पेमेंट करो। अच्छा मान लीजिए एप्लीकेशन एडमिट हो गई, ठीक है। अब आपकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई, विड्रॉल की एप्लीकेशन लगाई, सीओसी ने अप्रूव कर दिया, और एडमिट भी हो गई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अच्छा उसके 2 महीने बाद फिर डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। तो क्या दोबारा एप्लीकेशन लग सकती है? ऐसा हो सकता है ना कि एप्लीकेशन एडमिट हुई, एडमिट होने के बाद में पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई, सब हो गया, सीओसी की मीटिंग हुई, सीओसी की मीटिंग में ये हो गया एजेंडा पास कि भाई 90% वोट शेयर से ठीक है, लेट अस विड्रॉ दी एप्लीकेशन बिकॉज पेमेंट हैज बीन मेड। ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी एडमिट कर ली, सब काम हो गया। अब दोबारा कंपनी चल चालू हो जाएगी, कंपनी चलती रहेगी। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 महीने बाद फिर डिफॉल्ट हो गया, तो फिर क्या होगा? टेक्निकली एडमिट हो सकती है क्योंकि पहले एडमिट नहीं हुई थी। हाँ, तो सेक्शन 11 इस बारे में कुछ बोलता है? यस सर, ये बोलता है सेक्शन 11 हम्म। कि हम्म।
12 months time. हम्म वॉइस क्रैक Sir, हुई थोड़ी। 12, हम्म मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि दो sir, महीने बाद हो सकती है या 12 महीने वेट करना पड़ेगा? सेक्शन 11 को ध्यान से पढ़ लीजिए। 12 एक मिनट सर, a corporate debtor or a financial creditor who has violated any of the terms of the resolution plan which was approved 12 months before the date of making of application under this chapter. भाई देखो, वो तो अप्रूव होने की बात, अप्रूव तो हुआ ही नहीं ना, रेजोल्यूशन प्लान तक तो पहुंचे ही Section नहीं। 11B, 11 बी ठीक है, 11 बी क्या बोलता है? CD having completed Cor- 12 months preceding date of making application. हाँ, तो इस केस में सीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा नहीं माना जाएगा? आपकी एप्लीकेशन एडमिट हुई और बाद में विड्रॉ हो गई, तो वेदर दिस प्रोसेस विल बी विड्रॉ, प्रिज्यूम्ड टू बी कंप्लीटेड या नहीं? नो, Completed माना जाएगा सर। नहीं माना जाएगा। ये कह रहा माना जाएगा, कह रहा नहीं माना जाएगा। भाई प्रोसेस कब कंप्लीट होता है, ये कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 12 में। इधर इधर Section 12 timelines. सेक्शन 12 में लिखा है ना, कंप्लीटेड कब होगा? 180 days में। हाँ, 180 डेज से पहले भी हो सकता है क्या? रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड होता है और ये लिक्विडेशन ऑर्डर हो जाता है तब। हम्म राइट, तो इस केस में क्या होगा? कंप्लीट कब माना जाता है? ये सेक्शन 12 में लिखा है। क्या लिखा है सेक्शन 12 में? मान लीजिए एप्लीकेशन एडमिट हुई और बाद में विड्रॉ हो गई, तो क्या सीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीट माना जाएगा नहीं माना जाएगा, यस और नो? नो, एनी अदर आंसर? मेरे हिसाब से तो माना जाएगा कंप्लीट। अब दोनों आपस में फैसला कर लो, एक कह रहा है माना जाएगा, एक कह रहा नहीं। रूप किरण जी आप क्या बोलते हो? नहीं सर, हम्म CRP नहीं हुआ है। हम्म हम्म क्यों? सीआईआरपी क्या है? सीआईआरपी ऑपरेशन टेबल पे ले गए हैं, जब उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा तो ही सीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीट। मान लो उसको ऑपरेशन टेबल से बाहर निकाल लिया, उसको कह दिया भाई देखो ये रामलाल है, ऑपरेशन होना था श्यामलाल का, या रामलाल की बीमारी ठीक हो गई तो इसको बाहर निकाल दो, ऑपरेशन थिएटर से उसको बाहर निकाल दो बिना ऑपरेशन किए। यही है ना विड्रॉल? विड्रॉल क्या है? हाँ यही जी सर। यस, है ना? यस सर, यस सर। तो सेम उसके एज सरफेसिंग। अकाउंट हाँ रेगुलर हो गया तो 13 टू फिर से इशू करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। तो इस केस में ये प्रोसेस कंप्लीट अभी नहीं हुआ, ऑपरेशन हुआ ही नहीं बंदे का, उसको ऑपरेशन टेबल से बाहर ले आए और फिर ओटी पे ले गए थे, है ना, एप्लीकेशन एडमिट हो गई थी, बट अब उसको बाहर ले आए, तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ तो ये फिर 12 मंथ्स वाला क्राइटेरिया नहीं चलेगा। ओके सर। क्यों, आप एग्री करते हो नहीं करते, पहले ये बताओ। यस सर, एग्रीड। इस टाइप के सवाल वो पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में जो ये लिखा हुआ है ये तो सबको पता है, सब रट जाएंगे इसको तो, लेकिन वो ऐसा आपका दिमाग घुमा देता है कि भाई आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन चुके हो और आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, क्योंकि इस एग्जाम पास करने के बाद तो फिर नो हिंड्रेंस, आप बन गए फिर तो आरपी। जैसे ही आपने एग्जाम पास किया, आप डॉक्टर बन गए, ऑपरेशन के लिए तैयार हो। अब ऑपरेशन के बजाय आप टांग के बजाय हाथ काट दोगे, किसी का दिक्कत हो जाएगी ना, इसीलिए वो पास नहीं करने देता आपको। वो यस सोचता सर। भाई पहले इनको अच्छी तरह देख लो, इनको आता भी है कुछ या नहीं आता। ये कहानी है। चलिए दोबारा चलते हैं हम रेगुलेशन 40। क्योंकि इतना डिटेल में वो लिख नहीं सकता ना कोड में, वो कहता है तुम्हारा अपना भी तो दिमाग है भाई, अपना दिमाग लगाओ। अब तुम इतने एक्सपीरियंस्ड हो, मतलब 10 साल वाले को तो एग्जाम ही देने देते हैं वो। चलिए, यहाँ पर थे हम लोग, है ना?
अब हमारी फर्स्ट मीटिंग की भी कुछ डिस्कशन हो गया। अच्छा, फर्स्ट मीटिंग में आरपी को अपॉइंट कर दिया, पर 4 मीटिंग के बाद बोला इसको हटा दो, तो हटा सकते हैं क्या या नहीं हटा सकते? हटा सकते हैं सर। हटाने के लिए फिर क्या परसेंटेज चाहिए? 66%। 66। 66। ठीक है, रेजोल्यूशन हो गया। अब चलिए आगे। वैल्यूअर, वैल्यूअर अपॉइंट करना है आपको। कितने वैल्यूअर अपॉइंट करने हैं? 2। अगर क्या थर्ड भी हो सकता है क्या? हाँ, अगर ट्राई करे तो, अगर दोनों का टाई अप हो रहा है और तो उसको कुछ कंफ्यूजन है तो थर्ड अपॉइंट कर सकता है। जी कहाँ पर लिखा गया है? उसी में है सर, सेक्शन में है। सेक्शन में कहाँ? रेगुलेशन में होगा ना, रेगुलेशन 27। इसी में है। सामने तो नजर आ रहा है रेगुलेशन 27। तो थर्ड वैल्यूअर कौन सी सिचुएशन में अपॉइंट होगा ये आपको बताना है। Significantly different. अच्छा, अगर मान लो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, सीओसी बोलती है थर्ड वैल्यूअर अपॉइंट कर लो, तो क्या कर सकते हैं? यस। ये कहाँ लिखा है? 35 में लिखा है क्या रेगुलेशन नंबर? हाँ सर, फेयर वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू। हम्म नहीं, वैल्यूएशन में डिफरेंट नहीं है, पर सीओसी कहती है थर्ड वैल्यूअर अपॉइंट कर लो, तो क्या कर सकते हो नहीं कर सकते? क्वेश्चन ये है। रेगुलेशन 35 पढ़ लीजिए एक बार। बी पढ़िए ना, 1 का बी, थर्टी हाँ, फाइव इफ वन बी। If, in the opinion of the resolution professional, the two estimates of a value are significantly different, he may appoint another registered valuer नहीं who नहीं नहीं, shall. और भी तो छोड़ दिया बीच में। और ऑन रिसीट ऑफ ए प्रपोजल। आप पुरानी किताब पढ़ रहे हो क्या? यस सर, पुराना वाला मेरे अरे पास। पुराने फेंक दो। हाँ सर, नया लाऊंगी। अब थोड़ा इसलिए। नहीं लाने की जरूरत है, मैं तो वेबसाइट पे डाल रखा है, आपको ये शेयर कर रखी है, यहां से पढ़ो। हाँ सर। भाई क्या है, पुराने में कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ सर। मैंने तो सॉफ्ट कॉपी दे रखी है आपको, किताब मत लाओ, या उसमें हाथ से लिख लो, क्या दिक्कत है? हाँ, निकलवा लिया है मैंने। आप पढ़ो, यहाँ से सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हम्म। If the two estimates of a value in an asset class are significantly different, or on receipt of a proposal to appoint a third registered valuer from the committee of creditors, the resolution professional may appoint a third registered valuer for an asset class for submitting an estimate of the value computed in the manner provided in clause हम्म A. ठीक है, तो थर्ड भी हो सकता है। दो सिचुएशन है, या तो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, या फिर सीओसी से प्रपोजल मिला है। ठीक है। अच्छा, सीओसी में एक आदमी है जिसके पास 5% वोट शेयर है। अब वो ये कहता है कि थर्ड वैल्यूअर अपॉइंट कर लो, तो क्या करोगे नहीं करोगे, क्या करोगे? कंसल्ट करेंगे बाकी क्रेडिटर से। नहीं, बाकी की नहीं कंसल्ट करोगे, आपको करना है काम ये। एक नहीं, क्रेडिटर है जिसके पास 5% वोट शेयर है, वो कहता है जी थर्ड वैल्यूअर अपॉइंट कर लो, आप आरपी हो, आप ही को डिसीजन करना है, तो आप क्या करोगे? मिनिमम 51% सीओसी की अप्रूवल रिक्वायर होगी। नहीं नहीं, मिनिमम 50 कहाँ हो गया? अभी तो आपको ये डिसाइड करना है थर्ड वैल्यूअर अपॉइंट करना है नहीं करना, और ये बात रेगुलेशन में लिखी गई है, ये भी मैं हिंट दे देता हूँ आपको। ये रेगुलेशन में बात लिखी गई है कि कौन सा प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करना है, कौन सा प्रपोजल मैंडेटरीली एक्सेप्ट करना है, कौन सा प्रपोजल आपकी डिस्क्रिशन है। ये बात लिखी गई है मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स में, हिंट भी दे दिया आपको। अब आपको सिर्फ ये बताना है लिखा कहाँ गया है बस। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर से रिलेटेड जो रेगुलेशन है ना, उसमें लिखा गया है, और पढ़ भी चुके हैं हम। भाई दो तरह के प्रपोजल आएंगे, है ना? कुछ प्रपोजल होंगे जो 33% प्रपोज करेंगे, कुछ कम प्रपोज करेंगे। तो ये बात आपको पढ़ के बतानी है कहाँ लिखी गई है।
आप प्रपोजल करके कंट्रोल एफ से वो करो जरा। और लिखा क्या गया है मैं वो बता देता हूँ। उसमें लिखा गया है कि अगर प्रपोजल 33% से आया है तो आपको कंसिडर करना ही करना है, और अगर कम से आया है तो कंसिडर आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। सर 18(2) में। 18(2) में, वेरी गुड। क्या लिखता है, पढ़ लीजिए। 18(2) तो मीटिंग की बात करता है, मैं मीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं प्रपोजल की बात कर रहा हूँ। ओके। ये है कि 33% अगर हो तो मीटिंग कन्वीन करोगे, और 33 से कम है तो मर्जी है आपकी। ऐसा ही प्रपोजल के बारे में भी लिखा गया है। इसके बाद ही होगा सर फिर। पढ़ लो, 3 पढ़ लो एक बारी। हाँ, a resolution professional may place a proposal received from members of the committee in a meeting if he considers it necessary and shall तो मेरा place the क्वेश्चन क्या था, proposal. मेरा क्वेश्चन ये था कि 5% का एक मेंबर ऑफ कमेटी है, एक रेटर है ना। तो मेरा क्वेश्चन यही था ना कि 5% वाला कह रहा है कि वैल्यूएशन करवा लो, तो आप करवाओगे या नहीं करवाओगे। इस रेगुलेशन में इसका आंसर मिलता है। सर वो कर भी सकता नहीं भी कर सकता पांच हाँ, परसेंट में, तो लेकिन अगर आपको वो ये 30% कहेगा हो। इफ ही कंसिडर्स इट नेसेसरी, उसको लगता है कि ठीक बात बोल रहा है तो करवा लेगा। ठीक है ना। भाई प्रपोजल तो कोई भी हो सकता है ना, यस। यही प्रपोजल ही तो है ये कि वैल्यूएशन करवा लो। अब उस हम्म। आरपी की डिस्क्रिप्शन है, और अगर 33 बोलेंगे तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है। यस सर। हम्म। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, इसमें दो तरीके के वैल्यूअर अपॉइंट करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी के लिए। तीन तीन तरह के। अगर फाइनेंशियल एसेट है तो उसके लिए भी अलग तरीके का हाँ करते हैं। हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके। 3 तरह के होते हैं ना एसेट हमारे। जी। 3 क्लासेस ऑफ एसेट्स होती हैं। हम्म। तो अगर तीनों तरीके के एसेट हैं तो फिर तीनों तरीके के वैल्यूअर अपॉइंट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी दो दो। दो दो। अच्छा, मान लो ठीक। बैंक बैलेंस है तो क्या वैल्यूअर अपॉइंट करना है। नहीं, कंपनी में सिर्फ बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। वो तो ऑलरेडी लिक्विड है। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, तो उस केस में फिर जरूरत नहीं है। मान लो कैश एंड बैंक बैलेंस ही है और कोई एसेट ही नहीं है तो जरूरत नहीं है। अच्छा, अब वैल्यूएशन के टाइम पर क्या वैल्यूअर को भी बुलाना है मीटिंग में या नहीं बुलाना है। सीओसी की मीटिंग हो रही है, सीओसी की मीटिंग में वैल्यूअर को बुलाओगे नहीं बुलाओगे। नो सर। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं बुलाओगे। थर्टी बुला फाइव सकते पढ़ो जरा। सर, और 35 सपोज से पढ़ो जरा करिए एक बारी। आपने है, बुला सकते हैं 35 पढ़ लो और एक ही बारी। विल एक्सप्लेन हाँ हाँ, हाउ ही हैज डन द इवैल्यूएशन। राइट, हाँ। यस। तो एक बार पढ़ लो जरा ये। प्रोवाइडेड दैट 35(1) का ए का प्रोवाइजो, provided that the resolution postal shall facilitate a meeting wherein registered valuers shall explain the methodology being adopted to arrive at valuation to the members of the committee before computation of estimates। तो इससे पहले कि वो एस्टिमेट्स लगाए, उससे पहले वो एक्सप्लेन करेगा मेथोडोलॉजी। ठीक है, कि भाई इस तरह से मैं, क्योंकि वैल्यूएशन मेथड्स अलग अलग होते हैं, तो क्रेडिटर उसको सजेस्ट कर सकते भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से वैल्यूएशन करो आप। ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यूएशन रिपोर्ट किस किस के साथ शेयर करनी है, शेयर करनी है नहीं करनी, क्या करना है। वैल्यूअर ने अपनी रिपोर्ट दे दी, अब आरपी के पास आ गई रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट किसके साथ शेयर करेगा। सीओसी मेंबर के साथ शेयर करेगा या नहीं करेगा। यस। कब करेगा। एनडीए एफिडेविट। नहीं, जैसे ही रिपोर्ट मिली तभी शेयर कर देगा, या उसी किसी प्रोसेस के लिए वेट करनी है उसको। भाई आप
आरपी हो, वैल्यूअर ने रिपोर्ट दे दी, आप सीओसी मांग रही है रिपोर्ट, सीओसी के मेंबर मांग रहे हैं हमें भी दिखाओ वही रिपोर्ट, तो आप क्या कहोगे उनको? और किस स्टेज पर आपको देनी है? ये बात लिखी गई है रेगुलेशन में। हाँ जी। भाई अभी आपके प्लान्स आ रहे हैं, तो प्लान्स आने से पहले दे दोगे या नहीं दोगे? हाँ जी। ये बात तो पहले तो कॉन्फिडेंशियल वाली उस पर देख लेते हैं, दो जगह ये बात पता चलेगी हमारे को। यस, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। हाँ, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। जब तक प्लान नहीं आए तब तक आप नहीं दे सकते। अच्छा, प्लान भी आ गए, तो क्या ये वैल्यूएशन रिपोर्ट की कॉपी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को भी दोगे या नहीं दोगे उसको? नहीं, नहीं सर। उसको क्यों नहीं दोगे? लिक्विडेशन आप वैल्यू मुझे भी पता दो। चल जाएगी। है। लिक्विडेशन वैल्यू पता चल जाएगी। हाँ, लिक्विडेशन वैल्यू पता चलने से क्या होगा? मिनिमम प्लान देगा फिर। फिर हाँ। उसी के हिसाब से हाँ। बनाए हाँ, रेजोल्यूशन। क्यों उसी हिसाब से बना देगा वो, जितनी लिक्विडेशन वैल्यू थोड़ा सा उससे बढ़ा देगा, क्योंकि वो रेगुलेशन 30B में लिखा गया है, सेक्शन 30B में, कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को मिनिमम लिक्विडेशन वैल्यू देनी है ना? तो अगर उसको पता चल गया तो वो लिक्विडेशन वैल्यू के हिसाब से अपना उसको टिंकरिंग कर ले। चलिए आगे चलते हैं। मैं अभी नए नए तरीके से खोजता रहता हूँ कि भाई कैसे समझाया जाए ताकि समझ में आ जाए। ये हो गया। चलो, वैल्यूअर भी हो गया, पॉइंट सब कुछ हो गया। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन एडमिट, ये हो ही गई हमारी, है ना? सीओसी टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन, ये सब हो गया, इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, अब इसके बारे में, जो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस है, प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए क्या क्या पीरियड है? 75, 115, 130। 75 में क्या करना है आपको? डिटर्मिनेट आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई। नहीं, ओपिनियन। डिटर्मिनेट यू हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन। ओपिनियन। तो फॉर्म एन ओपिनियन कैसे करोगे आप? कैसे ओपिनियन फॉर्म करोगे? 75 डेज में क्या होगा जिससे आपका ओपिनियन बन जाएगा भाई कुछ हुई है पीयूएफ ट्रांजेक्शन? वो रिकॉर्ड्स देखने से पता चलेगा, और ट्विलाइट जोन में है वो सब देखने से पता चलेगा। हम्म। पूरे 2 साल के ट्रांजेक्शन्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, रिलेटेड अनरिलेटेड। हम्म। ठीक फिर है। अगर फिर जो टाइमलाइन दी हुई है, अगर रिलेटेड है तो 2 साल, अनरिलेटेड हम्म। है तो 1 साल। हम्म। हाँ, तो उसके बेसिस पे आप ये काम कर सकते हो। 75 डेज में आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कोई पीओफी ट्रांजेक्शन है या नहीं। अच्छा, मान लो 75 डेज में नहीं पता चला, बाद में पता चला, तो क्या होगा? फिर आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, बाद हाँ, में भी कर सकते हैं। बाद में भी कर सकते हो। और रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया उसके बाद भी कर सकते हो या नहीं कर सकते? के बाद यस। भी कर सकते यस। इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग्स है सर। नहीं, हैं। ये सीआर इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग तो है। रेजोल्यूशन प्लान पास हो गया, उसके बाद में आपको पता चला भाई कोई पीओएफ ट्रांजेक्शन हुई थी, तो आप क्या करोगे? सर, ये कभी भी फाइल हो सकता है, बाद में भी फाइल हो सकता है। नहीं, बाद में मतलब आरपी क्या पूरी जिंदगी उसी कंपनी के साथ लगा रहेगा? नहीं, वो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होने से पहले फाइल कर सकता है। नहीं, पीओपी रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया उसके बाद कर सकता है या नहीं कर सकता? और ये बात कहाँ लिखी गई है? सर, ये एक केस था, उसमें था ये पीओपी ट्रांजैक्शन वाला। हम्म। क्यों रूप किरण जी, क्या कहते हो आप? कर सकते सर, बाद में भी कर सकते। जिस दिन पता चला उस दिन कर सकते। नहीं, आरपी आरपी की छुटकारा कब होगा? भाई प्लान एसआरए। अप्रूव है।
SRA will do the litigation. SRA कर Successful सकता है उसको। SRA करेगा follow up. और आरपी की छुट्टी कब होगी? मान लो रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, छुट्टी हो गई उसकी, या अभी भी लटका रहेगा वो? नहीं, एक मॉनिटरिंग कमिटी बनता है, उसमें आरपी रहता है। हम्म और फिर रह सकता है। हाँ, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी एक्चुअली मॉनिटरिंग कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे। नॉर्मली वो इंक्लूड कर लेते हैं, उसको नहीं भी कर सकते, है ना। चलिए, फिर भी अच्छा है। उसके बाद में डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कैसे होगा? और फॉर्मिंग एन ओपिनियन और डिटर्मिनेशन में फर्क क्या है? भाई दो टाइमलाइन दे रखी है, एक 75 और 115, इनमें फर्क क्या है दोनों में? फॉर्मिंग एन ओपिनियन और डिटर्मिनेशन, कोई फर्क है या दोनों एक ही बात है? कंफर्म हुआ सर, ये तो हाँ सिर्फ नहीं, ओपिनियन था। कैसे? हाँ डिटर्मिनेशन मीन्स कंफर्म हुआ, एविडेंस राइट। मिला। हाँ, पहले में तो ये है कि उसको ओपिनियन है उसका, है ना। ओपिनियन में भी बेस्ड ऑन सम रिपोर्ट्स, को हो सकता है फोरेंसिक ऑडिट किसी बैंकर ने पहले कराया हो, है ना, या उसको बुक्स देखने से कुछ गड़बड़ लग रही है। तो पहले तो ये है कि भाई हाँ कुछ है तो सही प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। उसके बाद में डिटर्मिनेशन है। अच्छा, ये फॉर्मिंग एन ओपिनियन के लिए कोई फॉर्म फाइल करना है? क्या करना है? ये करना कैसे है ये? भाई आपने ओपिनियन बना लिया 75 डेज में, अब इसके लिए कोई फॉर्म है क्या? क्या करना है आपको? हाँ जी। हम्म। काजल किरण जी बताइए। भाई यस सर, आपने ओपिनियन बना लिया, फॉर्म। तो कोई फॉर्म है या ऐसे ही बिना फॉर्म के फाइल कर देंगे? क्या करेंगे? फॉर्म है सर इसका। क्या फॉर्म नंबर है? मुझे तो मालूम नहीं कोई फॉर्म नंबर। बताती हूँ। कोई फॉर्म है ही नहीं इसके लिए, आपको एक एप्लीकेशन लगानी है। हाँ अब ठीक है आप सर। बता दो फॉर्म नंबर क्या है। नहीं, फॉर्म नंबर नहीं है सर इसका। हाँ, कोई पहले फॉर्म में है ही नहीं। स्टार्ट करता है, रिपोर्ट प्रिपेयर करता है 115 दिन में। और हाँ 130 डेज में फाइल करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। हाँ, नहीं फाइल तो करता है, मैंने फाइल के लिए कोई फॉर्म है या नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है। नो सर। हाँ, इसके लिए कोई फॉर्म नहीं है। बेसिकली क्या करना है इसको, एक एप्लीकेशन लगानी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ठीक है, चलिए। सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू सीओसी, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करना है सीओसी को। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या क्या? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, मान लो कोर्ट केस चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट में, ये बात इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में डालनी है या नहीं डालनी? यस। मान डालनी है लो, सर। मान लो 10,000 रुपए का किसी ने क्लेम कर रखा है कंपनी पे, तो ये इंफॉर्मेशन डालनी है या नहीं डालनी? या वो कहे बेकार है, छोटा सा क्लेम है, क्या डालना है इसमें? सारे क्लेम्स डालने होंगे। ऑल नहीं लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज। नहीं, लाइबिलिटी तो है ही नहीं ना, ये लाइबिलिटी नहीं है। वो कोर्ट केस कोई चल रहा, 5,000 रुपए का कोई केस चल रहा। कंटीजेंट। लिटिगेशन के बारे में पढ़ो, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम में क्या लिखा है कि कौन से लिटिगेशन के बारे में देना है, कौन से के बारे में नहीं देना है। पहली बात तो हमें ये देखना है कि क्या गवर्नमेंट के साथ लिटिगेशन है या अदर देन गवर्नमेंट के साथ लिटिगेशन है। ठीक है, तो अगर अदर देन गवर्नमेंट है तो मटेरियल देना है, और अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ है तो सारे देने हैं। एक बार पढ़ लो जरा। All relevant information, disputes by or against CD. रेगुलेशन नंबर सर 36। 36, ठीक है। तो 36, 36 में बोला सर एच। डिटेल्स ऑफ एच, एच पॉइंट पढ़ो, पॉइंट नंबर एच। Details of all material litigation and an ongoing investigation or proceeding initiated by government and statutory authorities. हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? जो तो मटेरियल लिटिगेशन है वो तो देने हैं आपको, ठीक है। और अगर कोई मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मान लो पीएमएलए का इन्वेस्टिगेशन है, कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वेस्टिगेशन है,
या कोई प्रोसीडिंग इनिशिएटेड है बाय गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। तो पहले तो हमें ये देखना है कि जो इन्वेस्टिगेशन है या प्रोसीडिंग है या लिटिगेशन है ये मटेरियल है या नहीं है ना। दूसरी बात, किसने किया हुआ, गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज ने किया हुआ है या प्राइवेट इंडिविजुअल ने किया हुआ, उस हिसाब से आपको ये देना है। ठीक है जी। आप क्या पढ़ रहे थे रूपकिरण जी, कुछ और पढ़ रहे थे आप? वही सर, वही हाँ। सेम तो जो मेरा मैडम ने क्वेश्चन ये पढ़ाया था वही। कि 5,000 रुपए का केस है, वो दोगे नहीं दोगे आप इसमें? नहीं, मटेरियल हाँ, लिटिगेशन। मेटीरियलिटी देखोगे आप, है ना। अच्छा, इसमें कोई कॉन्टिजेंसी क्लॉज भी होती है क्या, कि भाई हो सकता, भाई सारी चीजें तो नहीं दे पाओगे आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में, तो कुछ छूट गया, उसको कहां पर कवर किया है इसने? IM इज डायनेमिक, वी कैन चेंज अपडेट। नहीं, चीज तो ठीक है, लेकिन इसमें कोई कॉन्टिजेंसी वगैरह का भी प्रोविजन रहेगा, क्या रहेगा? ये आपको मिलेगा एल क्लॉज में। ठीक है, टू का एल अगर आप पढ़ोगे, 36(2)L, 36(2)L क्या बोलता है, नजर आ रहा है स्क्रीन पे? Other information which the resolution professional deems relevant to the हाँ, कमेटी। ठीक है, हम्म, तो ये इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी वो चीजें। मतलब अगर मान लो कोई चीज लगता है कि उसको, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है ना, तो यहाँ पर एक क्या होता है, नॉर्मली कंटिजेंट क्लेम्स की भी बात करते हैं वो, कि भाई अगर कोई चीज छूट गई तो वो यहाँ दे देता है, तो भाई ये इंफॉर्मेशन इस तरह से दे देगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसके साथ में बैलेंस शीट कितने साल की लगानी है? मान लीजिए आपकी कंपनी, जैसे आज क्या डेट है, आज है आपकी 8 फरवरी। ठीक है, अब 8 फरवरी को आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना रहे हो, तो कौन कौन से बैलेंस शीटें लगाओगे? तो 3 तरीके से लगेगा। एक तो 14 दिन पहले लगेगा, हाँ, और एक तो 2 इयर्स का, और एक 1 ईयर का, मतलब करंट का लगेगा। मान लीजिए आपके, भाई अब इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर क्या था, 24-25 था। ठीक है, 25-26 तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो चौबीस हम्म। पच्चीस लगा दोगे। क्या 23-24 भी लगाना है या नहीं? पॉइंट सी पढ़िए, पॉइंट सी Audited पढ़िए। हाँ। statements of corporate हाँ। data for the last 2 financial years and हम्म। provisional financial statement for the current financial year made हम्म। हाँ, पढ़िए पढ़िए। made up to a date not earlier than 14 days from the date of the application. ये डेट ऑफ एप्लीकेशन कौन सी डेट है, एप्लीकेशन कौन सी होती है? सर, ये इनिशिएशन डेट। हाँ, वो जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपकी, बेसिकली जब आपने सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10 वाली एप्लीकेशन लगाई, वो डेट है यहाँ पर। ठीक है, और उससे 14 दिन पहले तक के अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 साल के तो एनुअल अकाउंट्स बनेंगे। और ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने मान लीजिए 10 अप्रैल को एप्लीकेशन लगाई, हो सकता है ना, 10 अप्रैल को एप्लीकेशन लगाई, 10 अप्रैल 25 को एप्लीकेशन लगाई। ठीक है, अभी 24-25 वाले अकाउंट ऑडिट नहीं हुए, तो उस केस में आप क्या लगाओगे इंफॉर्मेशन, कौन कौन से साल के लगाओगे एनुअल अकाउंट्स? 10 अप्रैल 25 को आपने एप्लीकेशन लगाई है सेक्शन 7 में। ठीक है, 24-25 के अकाउंट्स अभी ऑडिट नहीं हुए, टाइम ही नहीं हुआ, तो आप उस केस में कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीटें लगाओगे, और कौन, क्या रीजन है उसका? सिंपल है सवाल, मेरा सवाल समझ गए आप? हाँ जी। नहीं सर, एक बार। नहीं, सवाल ये है कि 10 अप्रैल 2025 को एप्लीकेशन लगी है, ठीक है, फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP,
अब मेरा सवाल ये है, आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना रहे हो, तो आप उसमें कौन कौन से साल के फाइनेंशियल अकाउंट्स लगाओगे? 24-25 के भी फाइनल नहीं हुए हैं, ऑडिट नहीं हुआ है ना भाई, हाँ। 10 तारीख को थोड़ी ऑडिट हो जाएगा। हम्म, तो आप कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स लगाओगे और क्यों? 22-23, हाँ 23-24। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, 23-24, 22-23, 23-24 का ऑडिट हो गया, ठीक है। 24-25 के भी लगाओगे क्या? सर 14 डेज पहले का लगा सकते हैं, इनिशिएशन डेट से, अगर है तो वो ऑडिटेड। तो 25-26 में आता है ना। 24 मार्च तक की प्रोविजनल। नहीं, मेरा मतलब, मेरा क्वेश्चन नहीं समझे आप। मेरा क्वेश्चन क्या है, 15 अप्रैल को एक एप्लीकेशन लगी है, ठीक है, 15 अप्रैल 25 को, तो अभी 24-25 का अकाउंट ऑडिट नहीं हुआ है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं हुआ। तो आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना रहे हो, कौन कौन से अकाउंट्स आप लगाओगे? सवाल सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं। 15 अप्रैल 25 को एक एप्लीकेशन लगी है फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP, ठीक है। अब आप उसमें कौन कौन से अकाउंट्स लगाओगे? 22-23 का लगाओगे, ऑडिट हो चुका है। 23, 23-24 24। 22, हाँ। 23, 23, 24 और एंड 24-25 करंट। लगाओगे नहीं लगाओगे? यस, प्रोविजनल। हाँ, वो वर्ड कहाँ कवर हो रहा है? लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हम्म ये यहाँ पर कवर है, ये ऑडिटर नहीं लग रहा, ऑडिटर अलग से दे दिया उसने, है ना। और साल अगर कंप्लीट हो गया तो जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो लगाओगे आप। तो 22-23, 23-24 के ऑडिटर लगाओगे, 24-25 के जो लेटेस्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लगाओगे, और फिर 10 अप्रैल तक वो भी लगाओगे। नॉट अर्लियर देन 14 डेज, हम्म मतलब 1 अप्रैल वाले अकाउंट्स भी बनाओगे आप, अगर 15 अप्रैल को एप्लीकेशन लगती है। मान लो 30 अप्रैल को लग गई, तो 30 अप्रैल को आप क्या करोगे? आप जो 16 अप्रैल तक के अकाउंट्स भी बनाओगे, उस साल के 25-26 के भी बनाओगे, यस सर। है ना। तो ये है यस। तरीका, ठीक है जी। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया आज, ध्यान ही नहीं रहा, बट चलो, मेरे को बता दिया करो टाइम अगर ज्यादा हो जाए तो। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू ओके जी, सर। गुड नाइट। बट ओके चलो, सर। अच्छा डिस्कशन हो गया आज, यस यस सर। सर। है ना।